Our next OPD case discussion is about the anal fissure and the hemorrhoids. ओके, सो एनल फीजर एंड हेमोराइड्स जो होते हैं ये हमारी डीडीज होते हैं ऑफ द ब्लीडिंग पर रेक्टम। कि जब भी एक पेशेंट आता है और वो बता रहा है कि मुझे जो है नीचे से रेक्टम से ब्लीडिंग होती है, खून आता है, तो आफ्टर डेफिकेशन, ठीक है, जब मैं वॉशरूम जाता हूँ, डेफिकेशन करने के बाद ब्लीडिंग होती है, तो ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी। तो आपने साथ ही कुछ डीडी सोच लेने हैं कि आपके माइंड पे आने चाहिए कि या तो इसको एनल फीजर है, या इसको हेमोरॉइड्स हैं, या इसको कोई पॉलिप है, या खुदा ना खास्ता उसको कोई कैंसरस मैस हो सकता है, या उसको कोई एंजियोडिस्प्लेसियाज है, ठीक है, या उसको कोई अपर जीआईटी ब्लीड है जो कि एक्चुअली जो है अब नीचे ब्लीड कर रहा है, ठीक है। अपर जीआईटी ब्लीड हो सकता है, लोअर जीआईटी ब्लीड किसी भी वजह से हो सकता है। तो कुछ डीडीज़ आपके माइंड में आ जाएंगी, ठीक है। तो अपर जीआईटी ब्लीड और लोअर जीआईटी ब्लीड को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि जो लोअर जीआईटी ब्लीड होगा उसका जो कलर है ब्लड का वो फ्रेश रेड होगा, जबकि लोअर जीआईटी अपर का क्या होगा, फ्रेश रेड नहीं होगा, थोड़ा ब्लैकिश होगा, और लोअर जीआईटी ब्लीड का क्या होगा, फ्रेश रेड ब्लड होगा। तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। और सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन का आपने सोचना है वो एनल फीजर और हेमोरॉइड्स सोचना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपने करना है ये पूछने के बाद कि फ्रेश ब्लड है, ठीक है, बिल्कुल लाल रंग का खून आ रहा है या काला खून आ रहा है, ठीक है। ये जो है पूछने के बाद आपने दूसरी चीज़ पूछनी है कि जब ब्लड आता है, खून आता है, तो पेन होती है, ठीक है, पेन होती है कि नहीं। अगर तो वो कह रहे हैं ना पेन होती है, फिर आपने कहना है, आपने सोचना है एनल फीजर, ठीक है। और अगर वो कहता है पेन नहीं होती, फिर आपने उसको बाकी डीटीज सोचने हैं, हेमोरॉइड्स, पॉलिप्स, इस तरह से, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ये एनल फीजर का पेशेंट हम कंसिडर कर लेते हैं, जिसको हम बादी बवासीर भी कहते हैं, जो हेमोरॉइड्स होते हैं उनको हम खूनी बवासीर कहते हैं, ठीक है। ये बादी बवासीर होती है एनल फीजर, ठीक है। ये आपने जब पेशेंट को बताना है कि आपको ये बीमारी है, तो आप ऑब्वियसली एनल फीजर नहीं बताओगे, आप कहोगे बादी बवासीर है, ठीक है। तो ऊजिंग इन्फ्लेमेशन वहाँ पे चल रही होती है। अब एनल फीजर क्या होता है, इसको हम सर्जरी में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल टीयर इन द वॉल ऑफ रेक्टम, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है कि अब जो है ना एनल के नाल के अंदर एक जो है, आप सोच लें कि वो अंदर से थोड़ी सी कट गई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वो कटेगी तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और उसकी वजह से पेन होगी। तो ये पेन इस वजह से भी होती है कि वहाँ पे एक्चुअली स्टूल कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है पेशेंट की, एंड यू नो दैट वहाँ पे स्टूल जो है वो जमा होता रहता है, और कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो वो डेफिकेट नहीं करता पेशेंट इतना, वहाँ पे जो है वो स्टूल इकट्ठा होता रहता है और वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टूल हार्ड हो जाता है, फिर वो वॉल्स को कंप्रेस करता जाता है, स्ट्रेनिंग करता रहता है पेशेंट, तो वॉल जो है वो टीयर हो जाती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल टीयर आ जाता है, और साथ में क्या होता है कि जो वेजल्स होती हैं वो कंस्ट्रक्ट कर जाती हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर आता है तो वेजो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। सो हमारा एम क्या है कि हमने पेशेंट की पेन रिलीव करनी है, हमने पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन ठीक करनी है, क्योंकि विशियस साइकिल चल रहा है वहाँ पे। हमने पेशेंट को जो है उसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक करनी है, हमें पेशेंट की पेन ठीक करनी है, और पेशेंट की जो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन चल रही है उसको डायलेट करना है। तो ये हमारे एम्स है, ठीक हो गया। तो अब जो है क्या है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एनल फीजर की कि पेनफुल डेफिकेशन है, ब्लीडिंग पर रेक्टम है, एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि जो क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, तो हम जब उसकी करने लगेंगे ना एग्ज़ामिनेशन वहाँ पे रेक्टम पे, डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन, तो वो हमें नहीं करने देगा क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो आप वाइटल्स ले लो, पेशेंट के बाउल साउंड्स देख लो, और उसके बाद आप जो है उसकी जो है रेक्टम एग्ज़ामिनेशन करने लगो, लेकिन वो आपको नहीं करने देगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक हो गया। तो प्रोक्टोस्कोपी आप नहीं कर सकते, आप डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन इसमें नहीं कर सकते। तो फिर आप मैनेज करोगे उसको, पेशेंट को सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिपेशन हो रही है उसके लिए आप पेशेंट को क्या बताओगे, मैं आपको बताती हूँ।
आप पेशेंट को कहोगे कि आपने जो है फलों और अमरूद अनार के बीज समेत खाएं, ठीक है। अनार को बीज के समेत खाएं, ठीक है। बीज जो होते हैं उसके, अमरूद खाएं, फल इस्तेमाल करें, सब्जियों का सलाद इस्तेमाल करें, खीरा लाजमी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, खरबूजा तरबूज खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, वर्जिश का मामूल बनाएं, ठीक है। वॉक करें, सुबह 15 मिनट, रात 15 मिनट, ठीक है। खट्टी तेल की तली अशिया और बेकरी मसनूआत तर्क फरमा दें, ठीक है। और इसबगोल के ऊपर अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो योगर्ट जो है दही के ऊपर इसबगोल डाल के क्या करना है, रात के वक्त जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात के वक्त या 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, ठीक है। और उसके बाद उसको खाली पेट खाएं सुबह उठ के, ठीक है। और जी पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और चबा कर खाएं, ठीक है। ये चीज़ें कुछ हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन विच इज़ एक्चुअली द कॉज ऑफ एनल फीशर। तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है स्टूल सॉफ्टनेस, ठीक है। अब ये चीज़ है कि वहाँ पे ऑलरेडी स्टूल पड़ा हुआ है, तो आपके पास 3 तरह के जो है, जब हम कॉन्स्टिपेशन भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ओपीडी केस डिस्कशन में, उसमें मैं आपको बताऊँगी, बल्कि अभी बताती हूँ कि आपके पास कॉन्स्टिपेशन के लिए 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के लिए 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो भी आपके ये होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए 3 तरह की चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है आपकी बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स, ठीक है, लेक्सेटिव्स जिनको कहते हैं, ठीक है। लेक्सेटिव्स आपके 3 तरह के होते हैं, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, दूसरे होते हैं स्टिमुलेंट्स, और तीसरे होते हैं आपके स्टूल सॉफ्टनर्स, ठीक है। तो अब जो बल्क फॉर्मिंग है वो क्या करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बल्क बनाएंगे ताकि वो निकले, ठीक है। बल्क बनाएंगे ताकि वो निकले, फाइबर वाटर इन सब का बल्क बनाएंगे ताकि वो बॉडी से निकले। दूसरे हैं स्टिमुलेंट्स कि ऑलरेडी जो स्टूल पड़ा हुआ है उसको स्टिमुलेट करें कि वो बाहर निकले। और तीसरे हैं स्टूल सॉफ्टनर्स कि जो स्टूल है उसको सॉफ्ट करके निकालें, ना कि हार्ड करके निकालें, क्योंकि हार्ड निकलेगा तो उससे और वॉल्स डैमेज होंगी, एनल फीशर और बढ़ेगा। तो अब मुझे बताएं कि सबसे पहले एक एनल फीशर का पेशेंट है, वो डेफिकेट ही नहीं कर रहा, उसको इतनी पेन है डेफिकेट करने के लिए, वो डेफिकेट नहीं करेगा कि मैं जब भी वॉशरूम में जाता हूँ डेफिकेट करता हूँ, मुझे उसके बाद इतनी पेन और इतनी ब्लीडिंग होती है तो मैं तो नहीं डेफिकेट कर रहा, वो डेफिकेट नहीं करेगा। तो आपने उसका क्या होगा कि उसके अंदर ऑलरेडी स्टूल पड़ा हुआ है, हार्ड स्टूल पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपने उस स्टूल को बाहर निकालना है, स्टिमुलेट करना है। तो आप यहाँ पे स्टिमुलेंट्स देंगे, ठीक है। अब जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स हैं उनमें आपके लैक्टोलोज आ जाता है, ठीक है। लैक्टोलोज आ जाता है जिसमें आपका लैक्टोलोज में 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका होता है डूफलक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डूफलक और लाइलैक, ठीक है। सिरप्स होते हैं विच आर एक्चुअली द बल्क फॉर्मिंग, ठीक है। दूसरे होते हैं, मैंने आपको बताया स्टिमुलेंट्स, उसमें आपके 2 चीज़ें आ जाती हैं, स्केलेक्स एंड लेक्सोबिरॉन विच आर एक्चुअली सोडियम पिकोसल्फेट, ठीक है। तो स्केलेक्स है, ये लेक्सोबिरॉन है, ठीक है। दीज आर द स्टिमुलेंट्स। और तीसरा आपका है स्टूल सॉफ्टनर्स। स्टूल सॉफ्टनर्स में आपके आते हैं लिक्विड पैराफिन, ठीक है, जिसमें आपका आता है क्रेमाफिन, ठीक है। क्रेमाफिन आता है इसमें। तो जो स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं ना, ठीक है, सबसे पहले आप पेशेंट को स्टिमुलेंट देंगे ताकि जो ऑलरेडी हार्ड स्टूल पड़ा हुआ है उसको स्टिमुलेट करके बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो पहले दिन आपने पेशेंट को कहना है कि आज आपने रात को सोने से पहले 2 गोलियां लेक्सोबिरॉन की लेनी है, ठीक है। और फिर अगले दिनों में आपने स्टूल सॉफ्टनर शुरू कर देना है, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर्स में आपके पास आ जाता है क्रेमाफिन, ठीक हो गया। क्रेमाफिन आपने लेना है सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच, ठीक है। ये आपका ट्रीटमेंट हो गया स्टूल सॉफ्टनर्स में, ठीक हो गया। स्टूल सॉफ्टनर्स आपने सुबह दोपहर शाम सिरप क्रेमाफिन पीना है, ठीक है, 2-2 चम्मच, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी टॉपिकल एनेस्थेटिक, जो कि एक्चुअली क्या करेगा आपके जो है या आपने उसको बताना है कि स्टूल पास करने से पहले आपने जो है ये ऊपर अप्लाई करना है टॉपिकल, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, पेन कम करेगा एक्चुअली। इसमें वी हैव GTN क्रीम विच इज़ ग्लिसरल ट्राइनाइट्राइट
ट्राइनाइट्रेट एंड द वेजोडाइलेटर, ठीक है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है तो वेजोडाइलेटर है, और दूसरा है ज़ाइलोएड, ठीक है। ज़ाइलोएड इज़ एक्चुअली ज़ाइलोकेन विच इज़ टॉपिकल एनेस्थेटिक विच रिड्यूसेस द पेन, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को जीटीएन क्रीम और ज़ाइलोएड ऑइंटमेंट, इन दोनों को मिक्स करके बराबर मकदार में जितना जीटीएन डालना है उतना ज़ाइलोएड डाल के मिक्स करके उसको सुबह शाम जो है उस जगह पे लगाना है, ठीक है, स्टूल पास करने से पहले, ठीक हो गया। और साथ में एक ओरल पेन किलर भी दे दें जिसमें आपको बहुत सी, हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर ली हैं, टैब, डाइक्लो, वॉरेन, बी फ्लैम 50 mg की आती हैं, ठीक है, सुबह शाम, ठीक है। और फिर दूसरी आपकी पिरोक्सीकैम आती है जिसका ब्रांड है पाइटेक्स 20 mg BD, ठीक हो गया। तो ये पेन किलर्स हो गए, ये एक हफ़्ते के लिए पेन किलर्स ले लें क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा सिर्स बैथ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें अपने पेशेंट को क्या कहना है कि आपने एक टब में नीम गर्म पानी डालना है और उसमें 15 से 20 मिनट के लिए आपने बैठना है, ठीक है। इससे ये होगा कि वहाँ पे जो खून की वास्कुलर सप्लाई है, ठीक है, खून का जो बहाव है वो अच्छा हो जाएगा और ये जल्दी जो है हील कर जाएगा, ठीक हो गया। तो दिस इज़ अबाउट द एनल फीजर। हमने देखा कि हमारे पास पेशेंट किस तरह की कंप्लेन के साथ आता है और हमने उसकी जो है कैसे डायग्नोस करना है और फिर हमने उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, फिर ठीक है, फिर उसकी जो है वो कॉन्स्टिपेशन ठीक करनी है, आपने लेग्जेटिव्स देने हैं, और इसके अलावा इसमें आपका सिरप क्रेमाफेन है तो वो दोपहर शाम 2-2 चम्मच, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है जीटीएन क्रीम एंड ज़ाइलोएड ऑइंटमेंट विच आर द टॉपिकल एनेस्थेटिक्स एंड वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। और इसके अलावा एक ओरल एनसेड दे दें पेन किलर, और इसके अलावा ठीक है आप उनको देंगे एक सर्ट्स पैथ, ठीक है, सर्ट्स पैथ उनको बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं इसके बारे में अबाउट दिस नेल फेशियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड बीड्स की। एज़ यूजुअल जैसे कि हम ओपीडी केसेस में पढ़ते हैं, अडल्ट्स की चीज़ें भी पढ़ते हैं, बीड्स में कैसे डील करना है उसी पेशेंट को, और प्रेगनेंसी में कैसे डील करना है, ठीक है। अब बच्चे जो होते हैं ना उनमें एनल फीशर इतना कॉमन नहीं है, बल्कि ये अडल्ट्स की ही बीमारी है एनल फीशर, ठीक हो गया। बच्चों के अंदर ये नहीं होता। बच्चों के अंदर जब भी ब्लीडिंग पर रेक्टम होगा तो आपने सोचना है कि पॉलिप हो सकता है, इंटरसेप्शन हो सकती है, ठीक है, या फिर उसको डायसेंट्री हो सकती है, उसके लिए रूल आउट कर लेना, ठीक है। प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी में सबसे पहले आपका क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वो उसी तरह चलेंगी। स्टूल सॉफ्टनर्स में डुफेलेक इज़ सेफ़, लाइलैक इज़ सेफ़ इन प्रेगनेंसी, वो आप दोगे, ठीक है। और जो है फिर आपका जीटीएन एंड ज़ाइलोएड ऑइंटमेंट, ठीक है, ये भी प्रेगनेंसी में सेफ़ है, टॉपिकल अप्लाई करेंगे। और उसके बाद पेन किलर में आप प्रेगनेंसी में जो है टोनोफ्लेक्स दोगे, ठीक है, टोनोफ्लेक्स इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी। और सिट्स पैथ उसी तरह आप दोगे, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अब एनल फीजर जो है वो अगर 6 हफ्ते से कम का है, ठीक है, 6 हफ्ते से कम का है तो मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगी। लेकिन अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गया एनल फीजर को तो अब वो क्रॉनिक एनल फीजर है। क्रॉनिक एनल फीजर को मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए होती है हमारे पास स्फिंक्टरेक्टमी, ठीक है, स्फिंक्टरोटमी, जो कि करता है सर्जन। तो आपने जब 6 हफ्ते से ज़्यादा हो जाते हैं तो अब ये केस आपका वाला नहीं है, आपने पेशेंट को रेफ़र कर देना है टू कंसल्टेंट जनरल सर्जन, ठीक है, फॉर दिस। तो जनरल सर्जन को बताना है, प्रॉपर कॉल लिखनी है कि मैंने इस पेशेंट को 6 हफ्ते तक इतनी देर के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में ये दिया, इस तरह से ट्रीट किया, पेशेंट कंप्लाइंट था, उसने अच्छे से मेडिकल कोर्स कंप्लीट किया है, बट स्टिल नो रिस्पॉन्स, ठीक है। और अब ये 6 वीक से ज़्यादा हो गए एंड जस्ट लुक फॉर इट फॉर द फर्दर मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, ओके। तो ये आपने सारी प्रॉपर कॉल लिख के भेजनी है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट अ पेशेंट ऑफ एनल फीजर इन एडल्ट्स, इन पीड्स एंड इन प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड व्हेन टू रेफर दिस पेशेंट टू द कंसल्टेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट एनल फीजर, ठीक है। अब इसका एक हम छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक पेशेंट आपके पास आया, फॉर एग्जांपल उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है हिस्ट्री ऑफ पेनफुल डिफिकेशन 3 days, ठीक है, एंड ब्लीडिंग पर रेक्टम 1 day, ठीक है। सो दिस इज़ एनल फीजर। हमने उसकी एग्जामिनेशन की, वाइटल्स वगैरह ठीक थे। एग्जामिनेशन पे हमें जो इतनी पेन थी कि वी कैन नॉट एग्जामिन द
डिजिटल एग्जामिनेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमने कैसे ट्रीट किया देखें। पेशेंट को GTN क्रीम प्लस ज़ाइलोएट ऑइंटमेंट बराबर मकदार में मिक्स करके लगाएं। सीरप क्रेमाफिन, ठीक है, कब लगाना है, स्टूल पास करने से पहले, ठीक है, या जब भी पेन हो। सीरम क्रेमाफिन लेना है, स्टूल सॉफ्टनर +2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, ठीक है। टैब वारन 50 mg, एक गोली दर्द की सूरत में। और इसके साथ क्या है, वी हैव द सिट्स पैथ, ठीक है। सिट्स पैथ आपने बता दिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में वही चीज़ें मैंने आपको जो पहले बताई थी, पलो, अमरूद के अनार बीज में इस्तेमाल करें। सब्जियों का सलाद और खीरा लाजमी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। खरबूज और तरबूज खाएं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। वर्जिश का मामूल बनाएं। खट्टी तेल की तली अशिया और बेकरी मसनूआत तर्क फरमा दें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंगल फ़िशर।